Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. Wait only 1 or 2 minutes, then I will start. Okay, sir. Okay, students, start करते हैं बेटा. Okay, student, yesterday we will discuss regarding economic order quantity, means EOQ. EOQ means it's include ordering cost and carrying cost. Also, we minimize the carrying cost and ordering cost. Okay, formula is root 2AB upon S, where A is equal to annual consumption, B is equal to buying cost per order, S stand for storage and carrying cost per unit per annum. All of you please learn all these formulas. आपको ये सारे फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे बेटा? लर्न करने हैं, रटने हैं. सोनो क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो बेटा, एक बार पढ़ के बताओ सबको फटाफट.
About 100 items are required every day for a machine. A fixed cost of ₹60 per order is incurred for placing an order. The inventory carrying cost per unit item of ₹0.04 per day. The lead period is 45 days. Compute EOQ and reorder level. Okay, Sonam, can you explain the formula of reorder level? इसको आप फॉर्मूले को बताना बेटा, क्या है reorder level का फॉर्मूला? Sir, reorder level maximum consumption multiply maximum reorder period. Okay, very good. And what is EOQ? √2AB upon S. Okay, अब आप बताइए इसमें एनुअल कंजम्पशन एनुअल रिक्वायरमेंट आपको कहीं दी हुई है? देखो जरा, नहीं पता लग रहा। चलिए बच्चा, कोई नहीं, वेरी गुड बेटा जी। देखिए स्टूडेंट, वेट ए मिनट, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सामने और आपका ये क्वेश्चन हमेशा आता है ईओक्यू का। सो प्लीज लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू एंड काइंडली रीड द फॉर्मूला। सॉरी, फॉर्मूला होता है EOQ √2AB अपॉन S। A मीन्स एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, ठीक है? जैसा कि सोनम ने अभी क्वेश्चन को लर्न किया, रीड किया। About 100 items are required every day for a machine. Required means also consumption. Requirement or required means also consumption. Every day for a machine. A fixed cost of ₹60 per order is incurred for placing an order. The inventory carrying cost per item amount to ₹0.04 per day. क्या कैलकुलेट करना है? वो करा था लीड पीरियड इज 45 डेज। कंप्यूटर कैलकुलेट EOQ एंड रीऑर्डर लेवल। क्वेश्चन में क्लियर है बेटा क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है? ऑल ऑफ यू, क्या क्या निकालना अनुपम इसमें? सर रीऑर्डर और EOQ दोनों सर वो निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए अब EOQ का फॉर्मूला है सिंपल, √2AB अपॉन S। ओके, स्टैंड आपको पता ही है। एनुअल कंजम्पशन भी आप बोल सकते हो बेटा, एनुअल रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हो। रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो कंजम्पशन, कंजम्पशन इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? तो वो कह रहा है एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स एट द रेट 100 आइटम्स पर डे। एवरी डे बोल रहा ना, एवरी डे का मतलब क्या होता है? पर डे। तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं ईयर में आपको पता ही है। 100 मल्टीप्लाई 365 इज इक्वल टू 36,500 आइटम्स हो गए बेटा। ओके, अब हमें बी देखना है। बी बाइंग कॉस्ट है ना, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी दे रखी है बेटा? पढ़ो एक बार, कोई बताएगा मुझे बाइंग कॉस्ट कौन सी है? सोनम आप बताओ एक बार पढ़ के। सर 60। वेरी गुड, कैसे बेटा, कैसे आइडिया लगाया? सर ये प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करा है तो ये बाइंग का ही हो। वेरी गुड वेरी गुड, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं कुछ चीजों को, वेरी गुड बेटा, कुछ चीजों को आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको एज इट इज मिले। तो यहाँ पे बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹60 पर ऑर्डर इज इनकर्ड फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस का मतलब आप जानती हैं, जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो वो आपने उसको बाई किया होगा, सिंपल सी बात है ना भाई? ऑर्डर प्लेस करने का मतलब वही तो हुआ कि भाई अब सामने वाला बाई कर रहा है उसको। तो बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? ₹60। आप लिख लीजिए आगे, B इज इक्वल टू 60। ओके, अब आता है, अब हमें कैलकुलेट करना है S, कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसको याद रखना, पर यूनिट पर एनम कितना है? देखो, द इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर आइटम अमाउंट टू ₹0.04 पर डे।
किससे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको 0.04 को? ये संदीप, एस कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अनुपमा आप बताइए, कैन यू कैलकुलेट एस? अनुपम? यस सर 60 से सर। कितना बेटा? बेटा बी तो निकल गया ना, हमें निकालना है इसको S। मल्टीप्लाई करेंगे हम तो। ये कैरिंग कॉस्ट को आप क्या बोलोगे? ये फॉर्मूले में कहां पे आएगा? अपॉन एस। कैरिंग कॉस्ट मींस एस। यस सर। ठीक है, तो कितना? 0.04 ओनली। ये जो सामने लिखा हुआ है, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर आइटम अमाउंट्स टू ₹0.04 पर डे। किसमें कैलकुलेट करोगे आप इसको? पर डे के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे? 365 डेज से बेटा। मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 0.04 मल्टीप्लाई 365, ये निकल के आएगा 14.6। कैलकुलेट करो सभी, निकालो। आपके पास ए आ गया, बी आ गया और एस आ गया। प्लीज कैलकुलेट, जल्दी से करो फटाफट, और जिससे मैं पूछूं वही आंसर मुझे बताएगा। समझ में आ गया सभी को? सिमरे, संदीप, प्रथम, रोहन, सुनिधि, उमेश, विनीत, ध्रुव। संदीप समझ में आ गया? संदीप भारद्वाज? अनम्यूट योरसेल्फ संदीप। यस सर। कहीं बाहर हो क्या बेटा? यस सर बाहर था। चलो ठीक है। प्रथम नरूला, अनम्यूट योरसेल्फ। चलो कैलकुलेट करके दिखाओ फटाफट। सोनम आंसर बताओ आप ही, मुझे और से तो नहीं लग रहा करके देंगे। बोलते ही नहीं है। करिए सभी, जो जो कर सकते हो करिए। वेल एंड गुड, वेरी गुड, प्लीज ऑल ऑफ यू करिए। ईओ क्यू कितना निकला बेटा सोनम? ईओ क्यू कितना आंसर आया? सर 3 लाख आ रहा है। बेटा हाउ 3 सर लाख? पूरा कैलकुलेट करके। नहीं सर नॉर्मल बताओ। पूरा कैलकुलेट। चलो नॉर्मल बताइए। √2 मल्टीप्लाई कितना किया? 2 मल्टीप्लाई 36500 मल्टीप्लाई 60 अपॉन। अपॉन 14.6। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेरी वेरी गुड। तो इसको पूरा कैलकुलेट करा है। ठीक है, वह आंसर आ जाएगा 548 यूनिट्स आएगा आपका आंसर। ठीक है, 547.7 कर लो या 548 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, रीऑर्डर लेवल को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो और बताइए। रीऑर्डर लेवल को और कैलकुलेट करो, आपको सेकंड फॉर्मूला दे रखा ना, सेकंड वाला कैलकुलेट करिए रीऑर्डर लेवल। अनुपम बताएगा मुझे फटाफट। तो सर मेरे को हो ना रहा है सर, हो नहीं पा रहा ये। बेटा बहुत इजी है, बच्चा कुछ है ही नहीं इसमें। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेस पर डे मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड पीरियड। मैक्सिमम यूजेज या मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 100 है सामने, मल्टीप्लाई यस सर। मैक्सिमम हाँ जी। रीऑर्डर पीरियड या मैक्सिमम लीड पीरियड, कुछ भी बोल सकते हो आप। कितना आ रहा है?
दे तो रखा है 45 डेज लीड पीरियड, नहीं दे रखा, बताइए। ये रहा सामने फॉर्मूला लर्न है आपको अनुपम रीऑर्डर लेवल का। यस सर, यस सर। हाँ, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन आपका रिक्वायरमेंट हो सकता नहीं हो सकता, तो आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है 100, और 100 मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या लीड पीरियड एक ही बात होती है, कितना है 45, तो मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बोलो। 4500। 4500। फिर इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा आपके, मुझे बताना। सर कंफ्यूजन हो गई थी सर थोड़ी। बताइए किस चीज की कंफ्यूजन, बोलो बेटा। यही कंफ्यूज जाती है लीड पीरियड और सर मैक्सिमम में मैं बेटा समझ नहीं जी, पा रहा था लीड। आप ये बताइए फिर, जब तक आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न नहीं है तो आप घूम जाओगे कि मैं लिखूं क्या। जब तक आप प्लीज, मैं सभी से कहता हूं जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लर्न कराए हैं, ऑल्सो यू हैव राइट डाउन इन योर नोटबुक और रजिस्टर, आपको टिप्स पे होना चाहिए, है ना। जब तक आपको टेबल, जैसे हम कहते हैं ना, अगर आपको प्लस माइनस कुछ भी करना है, जब तक आपको टेबल नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है, आप कैलकुलेशन तो दूर की बात है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। रीऑर्डर लेवल के दो फॉर्मूले होते हैं, वो आपको पता ही है। एक होता है मैक्सिमम कंजम्पशन, यहाँ पर मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब है 100 आइटम्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर ए मशीन, तो ये 100 रिक्वायर्ड का मतलब कंजम्पशन ही है, रिक्वायरमेंट है। और दूसरा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, द लीड पीरियड, वही है ये बेटा। और ऑप्शन आपको कहीं दिख ही नहीं रहा, ये फिक्स कॉस्ट है ना, ये कैरिंग कॉस्ट है, इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है। बताइए और कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सब कुछ आपके सामने। सिमरिक, इज इट क्लियर सिमरिक? नेक्स्ट करें। सिमरिक फटाफट रिप्लाई करो। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये देखो आपके सामने आंसर, देख लो एक बार ध्यान से सभी। ये रहा जो अभी क्वेश्चन आपने नोट किया था, ये रहा बेटा EOQ √2AB/S। ठीक है, जो मैं आपको भी आंसर बोल रहा था, ये देखो। नेक्स्ट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम यूजेस पर डे मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड पीरियड, आंसर इज 4500। क्लियर? चले बेटा आगे। ओके, नेक्स्ट जो टेक्निक है बेटा वो है इन्वेंट्री कंट्रोल की ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल का मतलब है ABC technique of inventory control is also known as always better control method और proportional parts value analysis method। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, हाई प्राइस मटेरियल, मीडियम प्राइस मटेरियल, लो प्राइस मटेरियल। हाई प्राइस मटेरियल items falling in this category are treated as A item. Medium price materials item falling in the category are treated as B item. Low price material items falling in this category are treated as C items. Okay, तो ABC टेक्निक क्या है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल।
जो टेक्निक ए है, जो ए ग्रुप में है, वो है हाई प्राइस्ड मटेरियल, ठीक है बेटा। बी है वो है मीडियम प्राइस मटेरियल, और सी है बेटा लो प्राइस मटेरियल। एज पर टेबल एंड एज पर डायग्राम ध्यान से देखिए एक बार। देखिए, ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बेटर, सी फॉर कंट्रोल, ग्रुप बना दिया हमने थर्ड, टोटल 3। ए बी सी। ए क्या है? हाई प्राइस्ड मटेरियल, जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है, जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है। बी मीडियम प्राइस मटेरियल, जिसकी कॉस्ट ए से कम है। सी मींस लो प्राइस मटेरियल, जिसकी कॉस्ट ए और बी से कम है। लेकिन जो ए कॉस्ट है उसकी परसेंटेज ऑफ आइटम्स बहुत कम होता है, बी थोड़ा उससे ज्यादा और सी उससे ज्यादा। परसेंटेज में जो हाई प्राइस्ड मटेरियल है कॉस्टली, वो ए होता है, बी कम कॉस्टली होता है, सी उससे कम। इसीलिए इसकी परसेंटेज कम होती है, उसकी बी की ज्यादा और सी की सबसे ज्यादा। देखिए यहां पर जो दिखाया गया है ABC, इसको हम बोलते हैं मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स। मींस इसका मीनिंग है बेटा, द फर्स्ट कैटेगरी दोज आइटम आर इंक्लूड्स ऑन विच मेजर पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। यही कहता है मेजर पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट of material is spent. In the second category, those items are included where have moderate consumption value, moderate consumption value. And the third category, those items are included which have low consumption value. A की क्या है सबसे हाई, B की मीडियम और C की बिल्कुल लो कंजम्पशन। तो इसलिए A की वैल्यू कितनी है? देखो सबसे हाईएस्ट है A की वैल्यू, कितनी परसेंटेज है टोटल 100 का? 75% आइटम ऑफ ए। बी कितना है टोटल 100 का? 20% बी आइटम। देखो ध्यान से, सी सबसे जो लो कैटेगरी ऑफ प्राइस मटेरियल है उसकी परसेंटेज सबसे कम है 5%। तो 75 + 20 + 5 = 100%, है ना। तो ये क्या दिखा गया? परसेंटेज में दिखाया गया है कॉस्ट, इसकी कॉस्ट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ए की हाई, बी की मीडियम एंड सी की लो। दिस इज कॉल्ड ABC analysis of material control, always better control method or proportional parts value analysis method। बताइए समझ में आया? क्या सर एक समझे? बार और बता दो सर। देखो बेटा, इसमें हमने ग्रुप में डिवाइड किया है इसको। ऑलवेज बेटर, ABC का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। उसमें एक आ गया जो हमने 3 कैटेगरी में एक मटेरियल को डिवाइड किया, ठीक है। ए कैटेगरी सबसे हाईएस्ट, बी कैटेगरी मिडल, सी कैटेगरी सबसे लोएस्ट। कहने का मीनिंग ये है जो ए कैटेगरी ऑफ मटेरियल है या ए कैटेगरी ऑफ जो इन्वेंट्री है वो टोटल कॉस्ट का 75% है, यानी उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और बी है जो वो ए से कम है, वो एक मीडियम प्राइस मटेरियल है ना, बी कैटेगरी, जैसे ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, यानी जो टोटल कॉस्ट का कितना है 20%। अगर 100
50% हमारे पास कोई आउटपुट है, तो उसमें से ए जो कैटेगरी है वो है 75%, यानी सबसे क्या, हाई प्राइस मटेरियल। बी ए से कम है, वो कितना है, टोटल 100 का 20%। और सी क्या है, लो प्राइस मटेरियल, यानी सबसे कम जो वैल्यू है परसेंटेज में वो सी आइटम की है, यानी ए आइटम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉस्टली है, बी उससे कम और सी सबसे कम। कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, इसीलिए इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। जो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट जिसकी सबसे ज्यादा है, उसकी परसेंटेज ऑफ आइटम की पॉसिबिलिटी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अगर ये थोड़ा सा और कम हो जाता है तो इसकी पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है, ये और भी कम हो जाती है इसकी कॉस्ट ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ आइटम्स की अवेलेबिलिटी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड always better control, means high price material A item, medium price material B item, low price material C item. Is it clear बेटा? यस सर। हाँ, जो A प्राइस है वो हाई प्राइस मटेरियल है, हाई कॉस्ट है उसकी। B है जो मीडियम कॉस्ट है उसकी, A से कम है। और जो C है वो लो प्राइस है, यानी उसकी A और B से कम है। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसका पार्ट सबसे हाईएस्ट है, और B जो थोड़ा कम है उसकी वैल्यू 20% है, और C बिल्कुल ही सबसे कम। इसलिए हमने इसको एज पर डायग्राम शो कर रखा है। आइटम्स में इसकी परसेंटेज सबसे कम होगी क्योंकि इसकी हाई प्राइस्ड मटेरियल वैल्यू है, वो हमेशा कम ही मिलेगा। The report of an Indian productivity team on material control in America, Japan and West Germany gives the following example of ABC. In different countries में भी हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी टीम का जो मटेरियल कंट्रोल है वो हम ऐसे करते हैं कि हम कम से कम कॉस्ट को क्या करें, मिनिमाइज कर सर पाए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। एक मिनट रुको बेटा, वेट। बेटा वॉइस इज ऑडिबल, अब देखना जरा। यस सर। ठीक है बेटा। तो ये था ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट करते हैं, वेट ए मिनट। नेक्स्ट है VED। VED की फुल फॉर्म होती है वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। आई रिपीट अगेन, जैसे आपने ABC टेक्निक पढ़ी है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऐसे ही ये क्या है, वाइटल, essential, desirable. Also we have categorized in 3 types. Vital means most important, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, है ना। Essential means important, और desirable means अगर नहीं भी है तो भी हमारा काम चल जाएगा। VED stand for vital, essential and desirable. VED analysis is used primarily to have control of spare parts. In ABC analysis only prices of material are considered. हमने क्या किया था उसमें, कॉस्ट को या प्राइस को कंसीडर किया था and not their requirement, है ना। In ABC analysis such spare parts may not be given attention because their value of consumption is small. Such spare parts, through being less valuable, can be great importance of production
and need special attention. The spare parts can be divided into 3 categories: vital, essential and desirable. मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. देखो बेटा, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल क्या है आपका? जी बेटा, वाइटल का मीनिंग है यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी, असेंशियल होती है सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी है डिजायरेबल. फर्स्ट कैटेगरी क्या है? सच वैल्यूएबल स्पेयर पार्ट्स आर इंक्लूडेड. मींस वैल्यूएबल पार्ट्स, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. सच वैल्यूएबल पार्ट्स मींस जिनकी नॉन अवेलेबिलिटी से क्या होगा, अगर वो आइटम आपके पास नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन क्या होगी? रुक जाएगी. दिस इज नॉट पॉसिबल, यू कैन कंटिन्यू योर प्रोडक्शन. दिस इज कॉल्ड वाइटल पार्ट्स. ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है सेकंड कैटेगरी इज आल्सो कॉल्ड असेंशियल, है ना, कि मान लो आपके पास एक मशीन है और उसमें कुछ पार्ट खराब हो गया, जब तक आपकी उसकी रिप्लेस नहीं करेंगे, है ना, तो आपकी मशीन नहीं चल सकती. तो उस टाइम वो क्या है? बहुत वैल्यूएबल है. इन दिस सेकंड कैटेगरी दोज पेयर्स आर इंक्लूड the absence of which can't be tolerated for more than some hours or a day, or like can cause big loss to production. Means अगर वो मशीन खराब है, उसमें कुछ स्पेयर पार्ट को हमें चेंज करना है, तो हम वो कंपलसरी है कि हमें उसको चेंज करना ही होगा. अदरवाइज वी कैन नॉट कंटिन्यू अवर प्रोडक्शन. अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो हम अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड असेंशियल पार्ट. नेक्स्ट आता है थर्ड कैटेगरी. क्या है? अगर लाइक डिजायरेबल, है ना, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल मींस दोज पार्ट द एब्सेंस ऑफ विच इज bearable for a week or more or not lead to stoppage of production are known as desirable. Means अगर वो नहीं भी है अगर वो प्रोडक्ट ने पार्ट्स नहीं भी है तो भी आपकी प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगी. ऑप्शनल है वो, आप चेंज कराना चाहे करा सकते हो. अदरवाइज ऐसा भी है कि आपकी प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. डिजायरेबल का मतलब है कि भाई नाइदर नॉर मीन्स कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे वो आइटम है भी या नहीं. ठीक है ना. तो वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बेटा. असेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, चाहिए ही चाहिए. और डिजायरेबल का मतलब है खराब हो भी जाता है वो पार्ट तो भी हमारी प्रोडक्शन कंटिन्यू चलेगी ही चलेगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? एज पर गुड्स वी विल क्लासिफाइड, है ना, जैसे हमने कैटेगरी की है ए बी सी ऐसे, ठीक है ना. ऐसे ही कोडिफिकेशन होता है. नेक्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन से. क्लासिफिकेशन से अगला जो स्टेप कोडिफिकेशन क्या होता है? एक नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम पार्ट्स को कोडिफाइड करते हैं, पर्टिकुलर, है ना, कोड नंबर बना देते हैं हम ए बी सी डी कुछ भी एक्स वाई जेड फॉर पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है ना. एक स्टोर में, गोडाउन में, है ना, वेयर हाउसेज में, ताकि हमें पता लग जाए. ठीक है. परचेज मटेरियल में आप जानते हो, इफ यू परचेज एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल विद रीजनेबल प्राइस, है ना, परचेज मटेरियल इन रीजनेबल क्वांटिटी टू कीप इन्वेस्टमेंट. देखिए रीजनेबल बेटर क्वालिटी, है ना, राइट क्वांटिटी ऑल्सो. अगर आप कोई मटेरियल परचेज करते हैं तो उसकी राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट क्वालिटी होनी चाहिए,
रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, है ना, मिनिमम पॉसिबल वेस्टेज होनी चाहिए, मेंटेन गुड रिलेशन विद सप्लायर्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, मेंटेन गुड रिलेशन विद योर सप्लायर, विद योर वेंडर, है ना, एक अच्छा रिलेशन जरूरी है। कई बार ड्यूरिंग इमरजेंसी आप मटेरियल ज्यादा भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज कॉल्ड परचेज ऑफ मटेरियल। Okay, just wait a minute, I'm taking your attendance. So this is purchase of material, ठीक है बेटा। एक पॉइंट और है इसमें, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, कोडिफिकेशन हो गया, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, ये आपको दिख रहा होगा, वेट ए मिनट। ये क्या है, इफ मटेरियल आर परचेज बाय वन डिपार्टमेंट। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का मीनिंग है मटेरियल आर परचेज्ड बाय वन डिपार्टमेंट, इट विल बी कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, है ना, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है जो परचेज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। इससे क्या है, हम डुप्लीकेसी को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, टाइम इज ओवर।